चलिए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण काम की खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। दोस्तों अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राजपथ पर आज दिखेगी देश की सैन्य ताकत, झांकी परेड से गुलजार होगी दिल्ली। जानिए गणतंत्र दिवस समारोह की पूरी जानकारी। देश में 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के राजपथ पर बुधवार को भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधताओं की झलक देखने को मिलेगी। राजपथ पर होने वाले आयोजन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तिरंगा फहराएंगे। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ था। भारत इस बार आजादी के 75 साल पूरे कर रही है। गणतंत्र दिवस पर 2022 भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में हो रही है, जिसे पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाई जा रही है। इसलिए इस बार गणतंत्र दिवस समारोह भव्य तरीके से मनाई जा रही है और इसके लिए सरकार ने कई नए कार्यक्रम की घोषणा भी की है। समारोह के दौरान राजपथ पर परेड पहले के सुबह 10 से बजाय 10:30 बजे शुरू होगी। समय बदलाव घने कोहरे को देखते हुए लिया गया है। कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दर्शकों के लिए सीटों की संख्या में काफी कमी आई है। इस बार सिर्फ 5000 से 8000 लोगों को ही इसमें शामिल होने की अनुमति है। सरकार ने लोगों को ऑनलाइन लाइव समारोह देखने के लिए माई गवर्नमेंट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की अपील भी की है। उन्हें लोकप्रिय सांसद श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल और झांकी के लिए वोट करने का भी मौका मिलेगा। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट के खिलाफ प्रदर्शन करे छात्रों के सासाराम। आरा पैसेंजर में लगाई भीड़ सड़क। सीताराम में पुलिस ने की ओपन फायरिंग। बिहार में आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट और सीबीटी 2 की परीक्षा के खिलाफ प्रदर्शन करे छात्राओं ने आरा में एक पैसेंजर ट्रेन के इंजन में आग लगा दी। छात्रों ने ट्रक बाधित होने की वजह से आरा स्टेशन के पश्चिम गुमटी के पास खड़ी सासाराम आरा पैसेंजर के इंजन में आग लगा दी है, जिसके बाद इंजन के लोकल पायलट ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। लोकल पायलट रवि कुमार की तत्परता से आग से किसी दूसरी बोगी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आग ने इंजन के अंदर के पूरे हिस्से को जलाकर खाक कर दिया है। दरअसल एनटीपीसी की परीक्षा के पैटर्न में बदलाव और रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाते हुए नाराज छात्रों ने मंगलवार को भी आरा पर प्रदर्शन किया और रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। प्रदर्शन की वजह से ट्रैक बाधित हो गया। इसके बाद सासाराम आरा पैसेंजर को आउट के पास रोक लिया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी यहाँ भी पहुँच गए और पैसेंजर ट्रेन के इंजन में आग लगा दी। इसके बाद आग धुआं कर जलने लगी और पूरे इंजन को अपनी चपेट में ले लिया। इंजन पर सवार लोकल पायलट ने ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई। साथ ही किसी तरह आग पर काबू पाकर इंजन से बोगी तक आग नहीं पहुंचने दिया और पूरी ट्रेन को जलने से बचा लिया। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण सम्मान से किया इंकार, कहा मुझे बताया नहीं गया। केंद्र सरकार ने मंगलवार को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार का ऐलान किया है। इसमें पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का भी नाम शामिल है, लेकिन अब बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण लेने से मना कर दिया है। एक बयान जारी कर उन्होंने कहा कि वह पद्म भूषण पुरस्कार नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि मैं पद्म भूषण पुरस्कार के बारे में कुछ नहीं जानता हूं, मुझे इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। यदि किसी ने मुझे पुरस्कार दिया तो मैं वापस कर दूंगा। बता दें कि बुद्धदेव भट्टाचार्य सीपीआईएम के पोलियो ब्यूरो के सदस्य भी रह चुकी हैं। सीआईपी के किसी नेता ने इस तरह का पुरस्कार नहीं लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने भी भारत रत्न देने की बधाई दी थी, लेकिन उन्होंने भी इंकार कर दिया था। वहीं उनके इस कदम को सरकार के सूत्रों पॉलिटिकल इंस्टेंट करार दे रही हैं। न्यूज एजेंसी आईएन के मुताबिक सरकार ने सूत्रों ने कहा है कि केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने सुबह सुबह उनके परिवार को उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार देने की जानकारी दी थी। उस दिन उसकी पत्नी ने अधिकारी से मुलाकात की थी। पुरस्कार से इंकार करने को लेकर परिवार ने केंद्र सरकार को कोई जानकारी नहीं दी थी। पुरस्कारों की घोषणा शाम को हुई। यह संभवतः एक पॉलिटिकल स्टंट है। 2001 में आज ही के दिन गुजरात के भुज में आया था भीषण भूकंप। हजारों लोगों की गई थी जान। जानिए 26 जनवरी का इतिहास। 26 जनवरी 2001 को देश 52 गणतंत्र दिवस मना रहा था। इसी दिन सुबह करीब 8:45 में गुजरात के कच्चे जिले के भुज में भीषण भूकंप आया, जिसमें करीब 20,000 लोगों की जान चली गई थी और हजारों लोग घायल हुए थे। भूकंप के झटके अहमदाबाद और अन्य शहरों में महसूस किए गए थे, लेकिन भुज में इसका व्यापक असर पड़ा और लाखों लोग बेघर हो गए। भूकंप का प्रभाव करीब 8000 गाँव को देखने को मिला था। कई लोगों के घर जीर्ण-दोष हो गए और लोग मलबे के नीचे दब गए। वही देश में आज गणतंत्र दिवस मनाई जा रही है। विधि विधान, धर्मों, आस्थाओं और सांस्कृतिक के देश भारत में हर दिन कोई न कोई त्योहार मनाए जाते हैं। हर धर्म में त्योहार मनाने की परंपरा है, लेकिन कुछ त्योहार ऐसे भी हैं जो सभी देशवासियों के लिए महत्वपूर्ण और पूरे देश में सम्मान और स्नेह के साथ मनाए जाते हैं। 26 जनवरी भी एक ऐसा ही दिन है जो देश का राष्ट्रीय पर्व है। देश का हर नागरिक, चाहे वह किसी धर्म, जाति या संप्रदाय से ताल्लुक रखते हो, इस दिन को राष्ट्र प्रेम को ओतप्रोत होकर मनाते हैं। संविधान सभा में शामिल महिलाओं ने यूपी से रचा देश के लिए इतिहास। एक बनी पहली सीएम तो दूसरी बनी राज्यपाल। आज देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस ऐसे समय मना रहे हैं जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर चल रही है और राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी अभियान में लगे हुए हैं।
हालांकि इस बार चुनाव कोरोना के संकट और कोविड-19 प्रोटोकॉल के बीच हो रही हैं। इन 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश भी शामिल है और देश के महान संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान समिति में शामिल 15 महिलाएं सदस्यों में 2 महिला सदस्य ऐसी भी रही है जिन्होंने देश की राजनीति में भी एक ऐसा कीर्तिमान रचा जो अपने आप में बेमिसाल है। आजाद भारत के लिए न्याय सशक्त संविधान बनाने वाली संविधान सभा की समिति में 15 महिलाएं भी शामिल की गई थी और इसमें से 13 महिलाएं उच्च कुलीन वर्ग से ताल्लुकात रखती थी, जबकि इनके अलावा 2 शेष महिलाएं जिनमें एक मुस्लिम और एक दलित थी। संविधान के निर्माण में कुल 389 लोग जुड़े हुए थे। कृपालिनी मलिक चौधरी, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, लीला राय, बेगम एजाज रसूल, कमाल चौधरी, हसंत मेहता, रेणुका रे, दुर्गा बाई देशमुख, अमूल स्वामीनाथ, पूर्णिमा बनर्जी, दयाक्षिणी बिलायुत और इंसी मकरेनिक शामिल थी। हिजाब विवाद पर बोले गृह मंत्री, राज्य सरकार जल्द लगाएगी कॉलेज के लिए यूनिफॉर्म कोड। गणतंत्र दिवस 2022 से एक दिन पहले कर्नाटक के गृह मंत्री और आगा जनेन्द्र ने कल मंगलवार को कहा कि सरकार आने वाले दिनों में सभी कॉलेजों के लिए एक यूनिफॉर्म कोड लाने की योजना बना रही है। गृह मंत्री का यह बयान उडुपी की एक सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में छात्रों को हिजाब पहनाने पर कक्षाओं में प्रवेश से वंचित किए जाने पर विवाद के बाद आए हैं। मीडिया से बात करते हुए आराग जनेन्द्र ने कहा, अगर छात्र धर्म की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं तो यह अधिक महत्वपूर्ण है कि हम किस तरह का भविष्य बना रहे हैं। हमारे स्कूल कॉलेज में एक सर्वभौतिक भावना होनी चाहिए कि हम सभी भारतीय हैं। इसके लिए सभी कॉलेज द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म कोड का पालन करना चाहिए। हमारी सभी कॉलेज में यूनिफॉर्म लाने की योजना है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार शिक्षा मंत्री बीसी नागरेसे के राज्य में यूनिफॉर्म कोड में संभावित बदलाव के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि विवाद के बाद हमने उडुपी में कॉलेज की जानकारी मांगी और हमने पता लगाया कि स्कूल विकास और निगरानी समिति ने 1985 में स्कूल में एक यूनिफॉर्म कोड पेश किया था। बजट 2022 गरीबों और किसानों के लिए बड़े ऐलान के संभव, बढ़ सकते हैं मौजूदा योजनाओं का दायरा। इस साल का बजट गरीबों और किसानों के लिए नए तोहफे ला सकती है। दरअसल कोविड महामारी से समाज के सबसे निचले वर्ग को सबसे ज्यादा नुकसान उठाने पड़े हैं। वही सरकार किसानों के बीच अपनी पकड़ वापस पाने के लिए बजट का सहारा ले सकती है। वही माने जा रहे कि बजट के बाद 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में सरकार बजट के सहारे लोगों के बीच एक सकारात्मक संकेत देने की कोशिश करेगी। CNBC की आवाज की खबर के अनुसार सरकार बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का दायरा बढ़ा सकती है, जिससे और ज्यादा किसानों को इस योजना का फायदा मिल सके। वही सूत्रों के अनुसार सरकार योजना में किसानों को दी जाने वाली रकम को 6,000 रूपए से बढ़ा सकती है। वही महामारी के दौरान गरीबों को अनाज देने की योजना को भी आगे बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। पीएम गरीब कल्याण योजना की समय सीमा मार्च 2022 को खत्म हो रही है। इसके साथ ही मनरेगा और फसल बीमा के दायरे में भी बढ़ोतरी का ऐलान किए जा सकते हैं। वित्त मंत्री 1 फरवरी को बजट पेश करने जा रही है। वही फरवरी मार्च में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल 24 नवंबर को राशन कार्ड धारकों को राहत प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति को मार्च 2022 तक यानी 4 महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। यूपी में शैक्षणिक संस्थान में गणतंत्र दिवस मनाने के लिए जारी किया गया गाइडलाइंस। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 फरवरी को राज्य के सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूलों को 26 जनवरी को सुबह 10 से राष्ट्रीय ध्वज फहराने को कहा गया है। स्कूलों को इस अवसर पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसमें राष्ट्रगान के सामूहिक गायक सहित कोरोना प्रोटोकॉल के अनुपालन हो। जारी गाइडलाइंस के मुताबिक उत्सव के दौरान छात्रों को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए और सशस्त्र बलों के बलिदान का सम्मान करते हुए देशभक्तों के जीवन के बारे में प्रेरणादायक कहानियों को दोहराया जाना चाहिए ताकि राष्ट्रीय चेतना पैदा हो सके। शैक्षणिक संस्थान में दिन के समय खेलकूद, साइकिल दौड़ व अन्य गतिविधियों का आयोजन किए गए हैं। निर्देश में आगे कहा गया कि शाम को एनसीसी, स्काउट एवं गाइड का संयुक्त मार्च निकाला जाएगा। इसी बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी इस संबंध में स्कूलों को आजादी का अंतिम उत्सव के तहत रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाए गए वीडियो चलाने के लिए भी कहा गया है। बोर्ड ने छात्रों, शिक्षकों, उनके परिवारों को खुद को पंजीकृत करने और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड और 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट समारोह की लाइव स्ट्रीम देखने का भी आग्रह किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने आजादी का अंतिम महोत्सव के हिस्से के रूप में भारत की आजादी के 75वां गौरवशाली वर्ष का जश्न मनाने के लिए गणतंत्र दिवस 2022 के मुख्य आकर्षण दिखाते हुए 5 प्रोमो वीडियो बनाई हैं। ये प्रोमो वीडियो यूट्यूब चैनल इंडिया RDC और independent.mod.government.in पर उपलब्ध है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा से लाइक कीजिए। दोस्तों, भारत निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह से वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।